हेलो बच्चों, ये आपका ए आर देसाई का सेकंड पार्ट है। ए आर देसाई का फर्स्ट पार्ट बन चुका है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि जो ए आर देसाई की बुक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि उस बुक में 19 चैप्टर उन्होंने टोटल बताए हैं, और उसमें हर एक चैप्टर के बारे में हमने आपको बताया कि उसमें क्या क्या उन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद हमने राष्ट्र या राष्ट्रवाद का अर्थ समझा। फिर हमने क्या किया, जब जो उन्होंने अपनी किताब में बताया ए आर देसाई ने कि ब्रिटिश शासन द्वारा यहाँ पर जो परिवर्तन लाए गए हैं वो कौन कौन से परिवर्तन थे, और उन परिवर्तनों की हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में क्या भूमिका रही, यानी कि रोल ऑफ चेंजेस ब्रॉट बाय ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। ये हमने पढ़ा। उसके बाद वो अपनी इस बुक में फाइनली फिर क्या बताते हैं कि उन्होंने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक किया है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी सारी चीज़ें बताई हैं। मतलब उन्होंने शुरू से लेकर के 1857 से लेकर के पूरा जब आपका वर्ल्ड वॉर के टाइम का 1939, ठीक है, जब फिनिश हो जाता है, तो तब तक का उन्होंने पूरा हिस्ट्री डिवाइड करके हर एक स्टेज के बारे में उन्होंने मतलब कितने 5 फेजेस डिवाइड किए हैं, टोटल 5 फेजेस डिवाइड किए हैं। और इन फेजेस में इन्होंने हिस्ट्री को खंगाला है एक तरीके से, है ना। और हर एक फेज़ में वो बताते हैं कि किस तरीके से शुरू हो रहा था राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि, नेशनलिज्म का बैकग्राउंड हमारे देश में तैयार हो रहा था। अचानक से नेशनलिज्म की भावना हमारे अंदर नहीं आई। उन्होंने अपने पिछला वीडियो आप लोग देखोगे, लेक्चर सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितने सारे शासक आए, शासन करके चले भी गए, लेकिन हमारे मन में कभी भी ये चीज़ नहीं आई कि हमारे देश पर हमारा शासन होगा, कोई और आकर के हम पे शासन नहीं करेगा, हमें एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो राष्ट्र हमारा है, स्वराज की भावना कब से जन्म लिया उसने और कब से शुरुआत हो गई थी इस चीज़ की, तो वो पूरा हिस्टोरिकल फील्ड में जा कर के वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। और हिस्ट्री को वो 5 फेज़ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आप फेजेस देख रहे हो, हर एक फ़ेज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। और वो बताते हैं कि हर एक फेज़ में कैसे धीरे धीरे करके राष्ट्रवाद जो है पनप रहा था। तो अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पहले मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो पहले ज़रूर फिनिश कर लें, ठीक है, तभी ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं बाकी चीज़ें बार बार फिर से रिपीट नहीं करूँगी, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी, क्योंकि आप लोगों ने रोल पढ़ लिया ब्रिटिशर्स का। और हमारे यहाँ हिस्ट्री की अगर बात करें तो पूरी हिस्ट्री हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही रिलेट करती है ना। तो चलो फर्स्ट फेज़ में क्या बात करते हैं ए आर देसाई जी। फर्स्ट फेज़ आपका 1857 से 1885 तक का है, ठीक है। वो कहते हैं कि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, पहले तो मतलब कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना ना के बराबर थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं वो अपनी एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन उनकी में क्वालिटी होती है रैशनैलिटी की और सेकुलरिज्म की, है ना, कि आपके अंदर तर्क आएगा और आप धर्म से परे कुछ सोच पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं, एजुकेशन गेन करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं ब्रिटिशर्स वाली, तो वो क्या कहलाते हैं, समाज का बौद्धिक वर्ग, है ना। जो जो एजुकेशन गेन कर रहा था ये वाली नई वाली, है ना। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, यही सब पुराण महाभारत, है ना, अपने जो भी धार्मिक ग्रंथ है सब अपने अपने ग्रंथ पढ़ा करते थे, तो कहते थे हाँ जो पढ़ लिए वो कहते थे हाँ ये वेल एजुकेटेड है। बट अब जब ये वाली एजुकेशन आ गई, नई वाली ब्रिटिशर्स वाली, इसमें वो बहुत अच्छी अच्छी न्यू चीज़ें और लाइफ को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें सिखा रहे थे। तो जो भी वो एजुकेशन गेन कर रहे थे उनको सब लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे, है ना। तो अब ये एक नया बौद्धिक वर्ग विकसित होने लगा। बौद्धिक वर्ग मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास। और इस इंटेलेक्चुअल क्लास ने काम क्या करना शुरू किया, यहाँ पे समाज सुधार करने का काम करना शुरू किया, सोशल रिफॉर्म्स करने का काम शुरू किया।
और इस समय इतना व्यापक रूप से समाज सुधार का काम हुआ है ना, तो इस समय क्या बोलते हैं हम लोग कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, समाज सुधार आंदोलन शुरू हो गए थे, है ना। अब यही जो समाज सुधार आंदोलन है, आगे चल के इसी की वजह से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई, है ना। नेशनलिज्म उनके अंदर आना शुरू हुआ। अभी देखो आगे बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये मूवमेंट्स की वजह से लोगों के अंदर, ये तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे, समाज के अंदर लोग सुधार कर रहे थे, तो लोगों के मन में नेशनलिज्म कैसे आ गया, राष्ट्रवाद कैसे आ गया। वो तो अपने ही देश के उससे परेशान थे, है ना, अपने ही समाज को सुधार रहे थे। देखो अभी बताती हूँ, जैसे ब्रह्म समाज है 1828 में स्टार्ट हुआ, है ना। राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था इसको, ठीक है। तो ये जो राजा राम मोहन राय ने शुरू किया इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, स्त्री शोषण, इन सब के खिलाफ विरोध किया, आवाज़ उठाई, विधवाओं का पुनर्विवाह की बात करी, स्त्री शिक्षा को कहा कि दिया जाए, स्त्रियों को शिक्षा दी जाए। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने ही समाज में जो कुरीतियाँ थी उनसे लड़ाई की, और इनका जो पहला समाज स्थापित हुआ, इसको ये श्रेय जाता है कि इसने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया, है ना। इसे फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है ब्रह्म समाज को, ठीक है। अब AR देसाई क्या कहते हैं कि ब्रह्म समाज ने वैयक्तिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समानता के सिद्धांतों का प्रचार करके भारत में एक नए युग का आरंभ किया। और इसने क्या किया, आंदोलन, ये राष्ट्रीय चेतना पर आधारित पहला संगठित प्रयत्न था। मतलब सबसे पहले जो इंटीग्रेटेड एक एफर्ट किया गया वो ब्रह्म समाज के द्वारा ही किया गया। अब ब्रह्म समाज में स्त्रियों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ छुआछूत पे भी का भी विरोध किया जा रहा है। सोचो छुआछूत किसके साथ किया जाता था, जिन्हें सोसाइटी वाले लोग अछूत मतलब अपवित्र मानते थे, उनसे दूर रहने को सोचते थे, वो सोचते थे वो नीचे हैं, नीच बोलते थे। तो सोचो अब इन्होंने विरोध किया तो मतलब क्या, इन्होंने कहा उनको भी इक्वल मानो, उनको भी छुआछूत ये सब मत करो। तो सोचो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सारे समाज को एक करने का काम किया, है ना, कि भेदभाव मत करो। तो सारे लोग एक साथ आ गए, है ना। और एक तो मतलब अब जो आपके जिसको आप अछूत कहते हो, जो नीच जाति जिसको कहते हो, तो वो भी अगर आपके साथ आ जाएगा, उसके साथ भी आप क्या करोगे, इस तरीके का बर्ताव नहीं करोगे, तो वो भी आपके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अब आप ज़्यादा हो गए, अब आप लोग सबको मिला करके सब लोग मिल गए एक साथ, तो आप पहले से ज़्यादा हो गए, है ना। अब सोचो वो लोग आपके साथ रहेंगे जो नीच जाति वाले जिन्हें बोलते हो आप, है ना, शूद्र जिन्हें बोलते हैं, है ना, महात्मा गांधी ने हरिजन बोला है। तो ये सारे लोग अब इक्वलिटी दोगे अगर आप मतलब हाँ ठीक है, तो मतलब आप फ्रीडम भी दोगे उन्हें। अभी तक जो कहते थे मंदिर में मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो आप क्या कर रहे हो, एक इंसान की पर्सनल फ्रीडम छीन रहे हो। तो अब आपको क्या ये भी पता चल गया कि पर्सनल फ्रीडम भी कोई चीज़ होती है, वैयक्तिक स्वतंत्रता भी कोई एक चीज़ होती है ना। सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकता, सामाजिक समानता, ये सब आपको पता चलने लगा। अब सोचो अगर आपको ये सब पता चलने लगा कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, अभी तक इसके बारे में आप सोचते ही नहीं थे, तो अब आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके साथ क्या कर रही है। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है ना। अभी इतना मैच्योर फॉर्म नहीं आया है राष्ट्रवाद का, लेकिन अभी आएगा, है ना। यहाँ से लेकिन शुरू हो गया। ये तो आपका फर्स्ट ही फेज़ है ना। अभी देखो यहाँ पर ब्रह्म समाज का तो एक ख़ास महत्व हो गया, जिसको AR देसाई जी ने भी बताया। फिर वो कहते हैं एक प्रार्थना समाज सुधार आंदोलन था, प्रार्थना समाज था, है ना, प्रार्थना सोसाइटी। तो ये भी एक समाज सुधार आंदोलन से संबंधित संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसे किसने स्थापित किया, महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में इसको स्थापित किया। देखो पहला ब्रह्म समाज कब स्थापित हुआ, 1828 में। फिर कितने ज़्यादा दिनों बाद ये वाला स्थापित हुआ, 1867, है ना। और हमने ये फेज़ क्या डिवाइड किया है, ये 1857 से 1885, है ना।
तो ये सारे ले रहे हैं। तो इसमें देखो, इसमें हम मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की, और इन मूवमेंट्स ने कैसे कैसे शुरुआत कर दी नेशनलिज्म की, है ना। तो प्रार्थना समाज में क्या किया गया, हिंदुओं में जो जितने भी बाह्य आडंबर फैले हुए थे, जितनी भी कुरीतियाँ थी, परंपराओं के नाम पे जितना शोषण होता था, जातिगत भेदभाव होते थे, स्त्रियों के शोषण, इन सब का भारी विरोध किया गया। और इस समाज ने, प्रार्थना समाज ने लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत सारी पाठशालाएं और विधवा आश्रम, अनाथालय, ये सब की स्थापना की, ठीक है। और इसके अलावा प्रार्थना समाज ने बहुत बड़ा काम किया उस समय, जो बहुत मुश्किल था, दलित जातियों के शोषण के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, है ना। फिर ये हो गया। फिर 1867 में आया है ना प्रार्थना समाज। फिर 1875 में आता है आर्य समाज, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया, ठीक है। अब इससे कहा जाता है कि इसने क्या किया, राष्ट्रवाद को और ज़्यादा डेवलप किया। ये सब तो थोड़ा थोड़ा लेकर के आ रहे थे, और सबसे पहले ब्रह्म समाज लेकर के आ गया। फिर आर्य समाज जब आया तो इसने उसको और ज़्यादा डेवलप करने का काम किया। आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था 1875 में। और इसने क्या काम किया, भारतीय समाज के एकीकरण के लिए जातियों का जो ऊंच नीच का विभाजन था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। देखो, जातियों के खिलाफ जो ऊंच नीच वाली बातें हैं, उनके खिलाफ कितने सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा स्त्रियों के लिए कितना लोग बोल रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, है ना। और स्त्रियों, इन्होंने क्या किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्त्रियों के अंदर जितनी भी निर्योग्यताएं हैं, है ना, उसको दूर किया जाए, मतलब उसको योग्य बनाया जाए, है ना। वैदिक धर्म से संबंधित व्यवहारों को पुनः स्थापित किया जाए। वैदिक धर्म में स्त्रियों की कंडीशन कैसी थी, आप पता करना, है ना, आपको पता चल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवाओं के पुनर्विवाह का भी पक्ष लिया, बोला कि बाल विवाह बहुत गलत चीज़ है, बहुपत्नी विवाह गलत चीज़ है, पर्दा प्रथा, है ना, इस तरीके से कोई भी स्त्रियों का जो शोषण होता है उसके विरुद्ध उन्होंने लोगों को संगठित किया, है ना, सबको मिलाया। और संपूर्ण भारत की लड़कियों के लिए बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, है ना। इन्होंने भी बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस जो है इस्टेब्लिश किए। और इनके जो लड़कियों वाले जो इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने इस्टेब्लिश किए, उन्हें आज आप जानते हो दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय के नाम से। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, जिसे DAV कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका रामकृष्ण मिशन, है ना। फिर अगला, तो ये जो आपका रामकृष्ण मिशन है, ये आप जानते हो रामकृष्ण परमहंस ने बंगाल से स्टार्ट किया था। और रामकृष्ण परमहंस जी कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है तो विवेकानंद क्या करते हैं, वहाँ के मतलब इंचार्ज बन जाएंगे, मतलब जो भी आप कहें। तो उन्होंने, अब उसके बाद ये रामकृष्ण मिशन कौन चलाता है, स्वामी विवेकानंद जी चलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कहा, बहुत बड़ी चीज़ कही कि दलित और निर्धन लोगों की सेवा करना ही नारायण की वास्तविक सेवा है। समझ गए कि ईश्वर की अगर आप सेवा करना चाहते हो तो ये जितने भी दलित हैं, निर्धन हैं, उनकी आप सेवा करो, ठीक है। और ये आंदोलन मानवतावादी, समतावादी विचारों को प्रोत्साहन देने के साथ ही अनाथों की सेवा को विशेष इन्होंने महत्व दिया, ठीक है। बहुत बड़े बड़े अस्पताल बनाए, शिक्षण संस्थाएं बनाई, अनाथालय बनाए, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ, ज्योतिबा फुले का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने भी क्या किया, पिछड़ी जातियों, ये खुद भी पिछड़ी जाति के थे, और इसलिए वो क्या करते थे, हरिजन और पिछड़ी जो जातियां हैं उनके लिए काम करते थे। और ये उसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं ना, क्योंकि ये तो खुद भी ही पिछड़ी जाति के थे, ज्योतिबा फुले। आज देखो बहुत उनको फेमस होना चाहिए आज, है ना, कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। दलित होकर के अगर आप ऊपर उठ जा रहे हो और सबके लिए काम कर पा रहे हो तो ये बहुत महान चीज़ है, क्योंकि आप खुद ही दलित के हो, आपको खुद ही इतना पीछे किया जा रहा है, फिर भी आप, है ना, आज आपका नाम लिया जा रहा है। तो यही है, उन्होंने भी इस तरीके से जितनी भी सोसाइटी में असमानता थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, है ना। और उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी कि भाई आप कैसे श्रेष्ठ हो, प्रूव करो, है ना। जातियों के अधिकारों के प्रति उन्होंने चेतना पैदा की। सभी जातियों में कहा कि भाई आप, हर जाति के अलग अलग रूल्स थे ना, कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप सिर्फ यही ऑक्यूपेशन करोगे। तो उन्होंने लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस लाए कि भाई आप ये क्यों करते जा रहे हो, क्यों ये आप फॉलो करते जा रहे हो लगातार, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने चेतना पैदा की, ठीक।
और बहुत सारी जातियाँ इनके आंदोलन में फिर शामिल भी हो गई थी, है ना। बहुत सारे लोगों ने इनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में साथ दिया। फिर उसके बाद आपका आता है स्वदेशी आंदोलन। ये सब आंदोलनों के नाम हैं, है ना, इसमें सब आंदोलन ही इन्होंने बताए हैं। और देखो ये सारे आंदोलन मिल करके क्या कर रहे हैं, पहले तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारा समाज खुद ही एक नहीं है, हमारे समाज में खुद ही कमियां हैं, तो ब्रिटिशर्स को कैसे भगाओगे। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से आपके अंदर नए नए विचार जन्म ले रहे हैं, नई नई क्रिएटिविटी वाली चीज़ें जन्म ले रही है कि भाई दलित को हम दलित क्यों मानते आ रहे हैं लगातार इतने सालों से, उसको क्यों हम नहीं दे रहे हैं, है ना, स्त्रियों को क्यों इस तरह कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है। ठीक है, पहले अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें तो उनकी स्थिति अच्छी थी, तो आज हम लोग कौन है, क्या होते हैं हम लोग स्त्रियों को इतना पीछे धकेलने वाले या स्त्रियों को घर में कैद करने वाले। तो अब लोगों के अभी तक देखो, अभी भी आप देखो बहुत सारे घरों में जो लेडीज़ होती हैं, जो पुराने ख्यालों वाली होती हैं, वो अपनी बेटियों को यही सिखाती हैं कि भाई काम करना सीख लो, घर का काम करना सीख लो, जॉब लगेगी फिर भी तुमको घर का ही काम करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, पुरानी मान्यताएं जो आप लगातार आगे बढ़ाते चले आ रहे हो, है ना। मतलब क्या है, लड़की को ही खाना बनाना पड़ेगा, घर के और लोग भी तो होते हैं, सभी एक साथ खाते हैं, बनाने वाला सिर्फ एक होता है। तो सोचो अगर आप अपनी फैमिली को प्यार करते हो, सबकी केयर करते हो, तो सोचो एक ही इंसान खाना बनाएगा तो आप ये कहीं आपकी केयर हुई, ये कहीं आपका प्यार हुआ, नहीं हुआ। सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जब एक इंसान बाहर जॉब कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, कोई इंसान, है ना, तो सबकी हेल्प करनी चाहिए परिवार में। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त कहाँ थी, है ना। अभी भी देखो ऐसे बोलती हैं मदर्स अपनी बेटियों को, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, छोटा सा है बहुत, है ना। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं। बोला जाता है बेटियों से कि आप चुप रहना सीखो, आप चीज़ों को झेलना सीखो। अगर आप से कोई छोटी मोटी गलत बात कह देता है तो आप उसको झेलो। बट ऐसे करते करते आप एक लड़की को ऐसा बना देते हो कि अगर उसके ऊपर दहेज से रिलेटेड या कोई भी अत्याचार होता है तो वो आपसे बताने नहीं आ पाती है, उसकी वहाँ पे हत्या कर दी जाती है या वो खुद सुसाइड कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें ये देखो अभी भी नहीं ख़त्म हुई हैं, और उस टाइम पे तो अलग ही चीज़ थी, है ना। उस टाइम पे तो लोग अंग्रेज़ों का भी विरोध करने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो सोचते थे कि आधे लोग ऊंचे हैं, आधे लोग नीचे हैं, आधे लोग बीच के हैं। तो इक्वालिटी कहाँ से आएगी। सोचो जब लोग इक्वल ही नहीं है तो इंटीग्रेटेड कैसे होंगे। जब एक साथ होंगे तभी तो मिलकर के ब्रिटिशर्स को भगाएंगे। तो ये सारे आंदोलन थे, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे थे लोगों को, है ना। स्वदेशी आंदोलन की बात करी मैंने, तो ये आपके जो समाज सुधारक हैं महाराष्ट्र में, जिनका नाम है गोपाल हरि देशमुख, है ना। तो इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। अब देखो यहाँ पे नाम आ गया स्वदेशी, मतलब अपने देश का, है ना। अपने देश के बारे में अब प्रेम बढ़ रहा है ना। अब नाम आखिर आ ही गया कि अपना देश। अभी तक किसी के मन में ये चीज़ नहीं थी। तो इस आंदोलन ने क्या किया, इस आंदोलन ने भी पुराना है तो इसने भी वही काम किया कि पहले तो समाज सुधार का काम किया, है ना। धार्मिक सद्भाव होना चाहिए, हर एक धर्म के लोग एक हैं, ये नहीं कि हमारा धर्म ऊंचा या उनका धर्म ऊंचा, या, है ना, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जिसे कहते हैं धार्मिक सद्भाव। हमें हर एक धर्म को एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट का मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि ये वो धर्म है तो हम ऐसा क्यों करें, है ना, ये तो उनके धर्म का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसने सिखाई, इस आंदोलन ने हमें सिखाई। ठीक है, सामाजिक जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जो भी ऐसी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं जो हमें कष्ट दे रही हैं, जिनका अगर हम आज फॉलो करते हैं तो उससे कष्ट होता है ना। अभी भी देखो मुस्लिम्स में कुछ ऐसी आप देखोगे लड़कियों से रिलेटेड और बॉयज़ से भी रिलेटेड ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो उनके बॉडी पार्ट को कुछ कट करते हैं। तो मतलब वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो ट्रेडिशनल है ना, तो वो सब अभी क्यों फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप सोच रहे हो कि ये तो ट्रेडिशन है, ये अच्छा ही होता होगा, आप इसके बारे में दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप डॉक्टर्स से नहीं पूछ रहे हो। तो ये सब क्या है जो हमें कष्ट देती हैं, वो परंपराएं छोड़नी चाहिए हमें, है ना। तो यही सारी चीज़ें। अब स्वदेशी आंदोलन नाम है इसका। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, राजनारायण बसु। पंजाब में राम सिंह कूका और मुंबई में वासुदेव जोशी ने इसमें विशेष योगदान दिया है। और बाद में यही आंदोलन जो था वो, यही जो स्वदेशी आंदोलन की बात कर रही हूँ, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जाने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका एक अभिन्न हिस्सा बन गया। मतलब महात्मा गांधी ने पूरा नेशनल मूवमेंट चलाया ना।
तो ये भी उसका एक पार्ट बन गया, एक बहुत अभिन्न हिस्सा बन गया, है ना। और इस तरीके से बहुत सारे आंदोलन हुए जिसने क्या किया, भारत में लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ावा दिया, है ना। लोगों के अंदर लोगों का तंत्र, है ना, डेमोक्रेटिक जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है। और आप बोलने की आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट फेज़ था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसने हमें पहले हमारे समाज को अच्छा किया, है ना। हमारे समाज में कितनी सारी बुराइयां थी, उसके खिलाफ इन्होंने कितना काम किया, कितने कॉलेजेस बनाए, इन आंदोलनों के तहत कितने सारे काम हुए। फिर आप देखते हो सेकंड फेज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबको कवर करने की कोशिश करूंगी शॉर्ट में, ठीक है। पहला बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसके बारे में आपको जानना चाहिए था। जितने भी नाम लिए हैं उन सबको नोट करो, है ना। हर एक चीज़ में वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी चीज़ें कल बात करूँगी फिर।